चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं। आपको मैंने वादा किया था 8 दिसंबर को, जब मैंने बताया था जिस दिन हमारे ऑनरेबल बिपिन रावत जी की डिमाइज हो गई थी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में, मैंने बताया था कि मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें उनके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपको दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देने जा रहा हूं। इसमें कई आप ऐसे डिटेल्स देखेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। वो डिटेल्स जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको बिल्कुल इंश्योर कर देंगे कि यस, ये कालखंड था, इसके कारण से ऐसा हुआ, और इसमें आपको बहुत कुछ स्पष्टता आ जाएगी। क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, क्या वास्तव में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको इसमें डेसिफर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से हमारे प्लैनेट्स, हमारे ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं और उसी कालखंड में मृत्यु, जन्म, सब कुछ निश्चित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनरेबल बिपिन रावत जी की कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन आपको मैं देने जा रहा हूं। मैंने जो प्रयास किए और जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हुए उसके हिसाब से जो चार्ट है वो यही निकलेगा। आप कहीं पर भी ढूंढेंगे तो आपको यही चार्ट मिलेगा। मैंने मेहनत करके इसको तैयार किया। कुछ हमारे खास सोर्सेस थे, उन लोगों ने मुझे कुछ डाटा मुहैया कराया, उस आधार पे मैंने उसको एक तरह से इंप्रूव करके पूरा का पूरा तैयार किया। उनका कालचक्र, उनके अलग अलग तरह के चार्ट्स आप यहां देख रहे हैं। ये लग्न चार्ट है, तो ये D9 है जिसको नवांशा कहते हैं। ये क्रैश जिस दिन हुआ था 8 दिसंबर को 12:20 में, उसका क्या प्लैनेटरी पोजीशन थी, और ये उसका D9 है। तो ये D9 लग्न का, ये D9 जिस दिन चॉपर उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको अनफॉर्चुनेट उस एक्सीडेंट में उनको उनका डिमाइज हो गया, और बाकी चीजें मैं इसके साथ आपको और बताने जा रहा हूं। तो ये 16 मार्च 1958, 16 मार्च 1958 सुबह 8:28 निकला है। 8:28 पौड़ी, ये जो उत्तराखंड में है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। पौड़ी गढ़वाल जिसको कहते थे, आपको याद होगा। तो वो वहां पर इनका जन्म हुआ था सुबह 8:28 पर, और केतु इनके लग्न में था, एरीज, इसका मतलब है मेष लग्न की कुंडली बनती है इनकी। और यहां पर जुपिटर और राहु 7th हाउस में। तो आप देख पा रहे होंगे एक तरह से काल सर्प योग की संरचना दिखाई दे रही है, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहां पर थोड़ा सा डिग्री इन्फ्लिक्ट कर रहा है, मींस आउट है, तो इसलिए पूरी तरह फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हां काल सर्प योग जैसी स्थिति यहां पर बनी। आगे देखिए, 12th हाउस में मरकरी और सन है, 10th में वीनस, मून और मार्स है, और मार्स यहां देख पा रहे हो आप अपने उच्च साइन में है। तो ये बहुत ही अच्छा योग यहां पर बना रहा है, मार्स, मून, वीनस, करियर के लिए। आप देख सकते हो कि वो कहां तक गए। तो ये एक बहुत ही परिस्थिति, मार्स जब यहां पर होता है बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है हमारे, एक जिसको स्टैंक कहते हैं, सेनापति लायक जो होता है व्यक्ति, तो बहुत ही अच्छी स्थिति ये बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो सेनापति। सैटर्न 9th हाउस में है। यहां पर आप दो चीजें नोट करिए। देखिए, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसका जब एक एक इन्फ्रेंस निकालूंगा तो आप भी सरप्राइज करेंगे कि अच्छा, इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, 2nd हाउस और ये 7th हाउस, एरीज में आपको पता है ये मार्केश, इसका जो भी लॉर्ड होता है, मींस वीनस, मार्केश बन जाता है। यहां पर जो प्लैनेट्स मौजूद होते हैं वो भी मारक का काम करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं हम, केतु जब लग्न में है तो यहां राहु जो है वो देख पा रहे हैं जुपिटर के साथ क्या बना रहा है, ये हमें गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन दे रहा है। जुपिटर यहां रेट्रोगेड अवस्था में है, 708 स्वाति नक्षत्र में है। विशेष बात समझ लीजिए, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, और 8:35 पर राहु है। इसका मतलब है अगर हम ओवरऑल लेंगे तो लगभग 1.5 डिग्री का अंतर आ रहा है दोनों में। 708 जुपिटर है और 838 राहु है, वो भी स्वाति नक्षत्र। इसका मतलब अपने ही नक्षत्र में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कहां? हमारे मारक भाव 7th में। दो मारक भाव होते हैं, 7th और 2nd,
तो यहां सेवंथ एक मारक भाव में राहु मौजूद है, बहुत ही स्ट्रांगली स्वाति नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में जुपिटर को भी वो विसिएट कर रहा है, एफ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोगेट है, बिल्कुल एक ही लगभग डिग्री पर, 1.5 डिग्री के अंतर पर है और स्वाति नक्षत्र में है। तो समझ लीजिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये आया निकल के। आगे चलते हैं। आगे हम देख पा रहे हैं आपके इस चार्ट में, अगर हम देखें तो D9 को ध्यान से देखिए। D9 में आप देखेंगे कि ये सैटर्न जो 9th में है ये भावोत्तम हो रहा है, इसका मतलब उसी भाव में है, लेकिन वर्गोत्तम नहीं है, नीच का हो गया है। आप देख सकते हो यहां मेष में आ गया ये, तो मेष में ये नीच का हो जाता है सैटर्न, तो यहां पर नीच की परिस्थिति यहां पर बना रहा है ये। और यहां हमारा जो मार्स है वो 7th हाउस में प्लेस होता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए 5th हाउस में जुपिटर और राहु मौजूद हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे। जब इनका डिमाइस हुआ तो जो मैंने अभी तक आपको प्लैनेट्स बताए हैं, ध्यान दीजिए, लग्न में कौन था? केतु। 7th हाउस में राहु और जुपिटर था, और चूंकि राहु का एलाई सैटर्न होता है, केतु का एलाई मार्स होता है, तो ध्यान रखिए इनका भी योगदान रहने वाला है आगे। एक एक चीज महत्वपूर्ण समझते जाइए। अब देखते हैं जरा क्रैश को। क्रैश हुआ 12:20 पर 8 दिसंबर को। क्या परिस्थिति थी उस दिन? उस दिन देखिए जुपिटर जो यहां 7th हाउस में आपको दिखाई दे रहा है, ये लग्न में है, काय में, एक्वेरियस में है, तो अगर हम इसको यहां प्लेस करेंगे तो यहां आ जाएगा। चलिए राहु को देखते हैं। राहु टॉरस में है, अपने उच्च साइन में है, बहुत ही स्ट्रांग है। राहु यहां पर भी बहुत स्ट्रांग था, बताया था मैंने, अपने ही पर्टिकुलर किसमें था? अपने कॉन्स्टिलेशन में था, स्वाति में। राहु यहां पर भी ध्यान से देखिए, राहु टॉरस में है, उच्च का है। कहां अगर इसको यहां प्लेस करेंगे तो कहां जाएगा? सेकंड नंबर कहां लिखा? ये 2nd हाउस में जाएगा। अभी क्या बताया था मैंने? 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों ही मारक होते हैं, दोनों ही मारक होते हैं। तो यहां मारक में एक में था, और यहां राहु, इनके अगर हम यहां पे प्लेस करेंगे तो फिर मारक बनता है, मार्केश बनेगा जाके 2nd हाउस में। ये उच्च का है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एक इफेक्ट्स पैदा करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम देख रहे हैं इनका जो ट्रांजिट की स्थिति थी, उसमें 4 प्लैनेट एक साथ आ गए थे। देखिए मार्स बहुत ही स्ट्रांग होके किसमें है? स्कॉर्पियो में, अपने साइन में। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं केतु है, अभी बताया था मैंने, मार्स का जो एलाई होता है वो केतु होता है, और सैटर्न का एलाई जो होता है राहु होता है। तो ध्यान से देखिए मार्स का एलाई यहां पर मौजूद है ट्रांजिट में केतु के साथ। यहां देखिए ध्यान से सन और मरकुरी भी है, तो सन यहां केतु के साथ है, इसका मतलब यहां पर ये एक विशेष तरह का एक सफरर बन रहा है, जिसको आप कहते हो ग्रहण योग, वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, सैटर्न और मून एक साथ 12th हाउस में आ गए हैं, तो जब इसको हम इनके 10th में लगाएंगे तो ये यहां पे आ जाएगा, सैटर्न और मून। मून यहां पर कैप्रिकॉर्न में है, शनि के साइन में, और यहां इसके साथ कैप्रिकॉर्न में ही है, ट्रांजिट में भी। ध्यान से समझिए, यहां अगर हम देखें कि कैप्रिकॉर्न साइन में मून है, किसके? सैटर्न के साइन में, और यहां कैप्रिकॉर्न में ही है, लेकिन सैटर्न और साथ में हो गया, इसका मतलब और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गया सैटर्न का। 12th हाउस कैसा होता है आपको पता है? 12th हाउस मुक्ति का होता है, मोक्ष का लास्ट हाउस होता है, तो इसको हम अंतिम हाउस भी कहते हैं। तो 12th हाउस में इस समय सैटर्न और मून विराजमान है। चलिए अब हम जरा ध्यान से देखते हैं, जब हम इसको D9 बना रहे हैं तो देखो राहु एक बार फिर लग्न में आ रहा है और केतु 7th में आ रहा है। द सेम थिंग आप देखिए उसी तरह से रोटेट हो रहे हैं, राहु लग्न में, केतु 7th में, फिर ये क्या हो गया? मारक स्थिति में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मार्स यहां पर नीच का हो रहा है 5th हाउस में। परिस्थिति क्या बनी ये सब समझने के बाद में अब मैं आ रहा हूं मेन मुद्दे पर। परिस्थिति यह बनी कि जब यहां हम देख पा रहे हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड मार्स, और विशेष बात क्या है कि वो हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में आके, और मार्स केतु के साथ हो रहा है, सन भी यहां पर केतु के प्रभाव में आ रहा है। तो अब इनका जो चौपर ये हुआ वो क्या हुआ? 12:20 पे हुआ। पहली महत्वपूर्ण बात,
20 पर राहु काल चल रहा था। उस दिन जो राहु काल था वो 12:13 से आई थिंक शुरू हुआ था 12:13 से, और 1:31 तक रहने वाला था। और इनका एक्सीडेंट 12:13 के आसपास ही हुआ है। उसके आगे ही राहु काल के शुरू होते ही राहु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट, राहु काल में इनका एक्सीडेंट हुआ 12:13 के बाद, जहां से उस दिन 8 दिसंबर को राहु काल शुरू हो रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट देखते हैं उस समय महादशा क्या थी। उस समय महादशा शनि की चल रही। इस समय मींस जब 8 दिसंबर थी तो इस समय शनि की महादशा चल रही थी। अंतरदशा किसकी थी? अंतरदशा राहु की थी। फिर एक बार अभी बताया था एलाई हैं ये दोनों, कौन कौन? सैटर्न और राहु। तो महादशा किसकी हुई? सैटर्न की। अंतरदशा किसकी? सैटर्न कहां था? देखो ध्यान से, अभी बताया था मैंने, ये यहां पर 12th हाउस में दिखाई दे रहा है जिस दिन क्रैश हुआ है। 12th हाउस का बताया था, लास्ट हाउस होता है, ये मून के साथ है। तो क्या अर्थ हुआ कि सिंपल है, सैटर्न की महादशा चल रही थी, राहु की अंतरदशा चल रही थी। राहु की अंतरदशा चल रही थी, अभी बताया था राहु कहां पहुंच जाएगा इनके? राहु इनके पहुंच जाएगा मारक हाउस में स्ट्रॉन्ग बन के। तो सैटर्न की महादशा, राहु की अंतरदशा, ओके। मून की प्रत्यंतर दशा, मून कहां है? ध्यान से देखो, मून सैटर्न के साइन में है, सैटर्न की ही महादशा है और मून की प्रत्यंतर दशा हो गई। यहां सैटर्न के ही साइन में है और यहां सैटर्न के साथ है। अगर हम देखें गोचर में, अभी बताया था 12th हाउस में 7 में है, तो मून की प्रत्यंतर दशा हो गई, केतु की सूक्ष्म दशा हो गई। यस, ध्यान से देखो, केतु को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो केतु हमारा 8th हाउस में आ जाएगा। ट्रांजिट में अगर आप इसको यहां लाएंगे इनके चार्ट में तो 8 है, तो केतु और मार्स दोनों यहां पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या? 8th हाउस का होता है, पता होगा आपको। 8th हाउस हमारे लॉन्जेविटी का होता है। 8वें से 8वां मृत्यु भाव देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहां पे जब आ गया तो ये लॉन्जेविटी को प्रभावित करने वाला, क्योंकि मार्स, केतु और सन तीनों एक साथ आ गए। सन, केतु और मार्स कहां पे आ गए? यहां पे आ गए, जो कि लॉन्जेविटी को प्रभावित कर रहा है। तो केतु की सूक्ष्म दशा और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा, सॉरी जुपिटर की प्राण दशा। अब जुपिटर को ध्यान से देखो, अभी बताया था जुपिटर भी देखो किसमें था? मारक भाव में था। तो देखो राहु भी इन्वॉल्व है मारक दशा, केतु भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट 7 है, समसप्तक है, देख रहे हो आप। और आपस में क्या है? दृष्टि संबंध है। और क्या है? पर्सनैलिटी को इंगित करता है फर्स्ट हाउस। एज के लिए भी फर्स्ट हाउस देखना जरूरी है। अगर यही कमजोर होगा लग्नेश या लग्न में जो भी है, तो कभी भी किसी की एज मर मर के जिए गए वो आदमी, हम ये कह सकते हैं। तो ये तीनों इन्वॉल्व हो गए। साथ ही साथ सैटर्न अभी बताया था, तो सैटर्न के बारे में बताया कि यहां पर सैटर्न और मून 12th हाउस में आ रहे हैं क्रैश के दिन। और वैसे भी सैटर्न D9 में हमने बताया था ये नीच का बन रहा है जाके। तो क्या अर्थ हो गया? 5 प्लैनेट, रिपीट कर रहा हूं, सैटर्न की महादशा, राहु की अंतरदशा, दोनों एक ही तरह के नेचर बताया था, दोनों एक दूसरे के एलाई हैं। तीसरा, मून की प्रत्यंतर दशा, मून कैसे एफ्लिक्ट हुआ, दोनों जगह मैंने बताया, 12th हाउस में यहां और यहां पर शनि के साइन में, शनि की महादशा चल रही है, तो निश्चित तौर भी उसका जो फल होगा उसी तरह से होगा, उसी दृष्टि से। चौथा क्या बताया? सूक्ष्म दशा किसकी थी? केतु की। अब सूक्ष्म दशा केतु की है, तो केतु 7th और 1st हाउस में ही देखो डांस कर रहा है लगातार। केतु के बाद क्या है? 2nd हाउस, 7th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस, 1st हाउस, यही आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट है जुपिटर की प्राण दशा। तो जुपिटर यहां आप देख पा रहे हो कि ये भी मारक भाव में है। तो ये जो योग है मैं आपको वो लास्ट बता रहा हूं दशा, जो प्राण दशा होती है, वहां तक 5 दशाएं होती हैं। महादशा, फिर उसके बाद में प्रत्यंतर, अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो मैं लास्ट दशा तक आपको बता रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी में 5 दशाओं तक का
हमें विवेचन मिलता है। और पांचों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें वही इन्वॉल्व हैं जो मारक भावों के स्वामी किसी ना किसी रूप में बन रहे हैं या जो एलाई बन रहे हैं। इसी तरह से आठवें भाव में जब ये सब आ गए ट्रांजिट में, मार्स और केतु ब्लास्ट करते, आपको पता है, तो वही परिस्थिति बनी जो बननी थी। 12:20 के लगभग इनका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह से सब कुछ खत्म हो गया। अब यहां दो तीन चीजें महत्वपूर्ण समझ लीजिए। पहली चीज, उस समय राहु काल चल रहा था। दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है और वो है कि इस पर्टिकुलर कालखंड में इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है। यस, शनि की 7.5 इनकी 26 जैन 2017 से शुरू हुई थी और ये 29/3/2025 तक रहने वाली थी शनि। तो समझ लीजिए ये अगला पॉइंट, शनि और राहु ने इनको किस तरह से प्रभावित किया। समझ सकते हो, जो पॉजिटिव थे प्लैनेट वो किसी ना किसी तरह से अफ्लिक्ट हो गए, जैसे कि मून और जुपिटर अभी बताया था। तो इनकी जो शनि की 7.5 है वो 26 जनवरी 2017 से शुरू होके 29/3/2025 तक रहने वाली थी और इस समय इनकी जो चल रही थी वो सेकेंड ढैया चल रही थी। कैप्रिकॉर्न में समय है सैटर्न, तो इनकी जो सेकेंड जिसको कहते हो वो ढैया चल रही थी। जब सेकेंड ढैया चल रही थी तो आप समझ सकते हो कि इस समय मून के साथ कौन है, सैटर्न। तो मून कैसा हो गया, बुरी तरह से एफ्लिक्टेड अवस्था में आ गया। तो अब आपने सब पॉइंट समझ लीजिए। राहु की उस समय, राहु का कालखंड था, 1.5 घंटे होता है डेली, आपको पता ही होगा। तो राहु काल था उस दिन जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ। 12:13 से शुरू हुआ था और ये 1 और रहना था 31 PM तक, 1:31 तक रहना था। तो इसी कालखंड में इनका जो है एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब राहु काल शुरू होते ही मुझे लगता है कि 12:13 के बाद ही गड़बड़ हुई एकदम इनके उसमें चौपर में। तो समझ गए, राहु का उस समय काल था। और दूसरा, शनि की महादशा का मैंने 5 बता दिया, शनि की 7.5 थी, ये भी बता दिया। और जब सब इस तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो जीवन को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी थी? यस, कॉन्स्पिरेसी से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राहु जाना ही जाता है इसलिए। और जब राहु सैटर्न के साथ किसी भी तरह से एसोसिएट करे या वीनस के साथ एसोसिएट करे तो निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी का खंड बिल्कुल भी मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं। निश्चित, और राहु इतना स्ट्रांग इस समय है तो बिल्कुल इस पर भी मैं रिसर्च करूंगा, 100% आपको एक वीडियो और दूंगा। तो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी बिल्कुल भी डिनाई नहीं की जा सकती। मैंने पहले में भी डिनाई नहीं की थी, मैंने केवल यह बोला था कि इस समय कोई बाहरी हमला नहीं हुआ है। कॉन्स्पिरेसी हुई कि नहीं हम बाद में बताएंगे। तो कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल दिखाई दे रही है क्योंकि जहां जहां राहु इन्वॉल्व होता है, अब यहां पर आप देख लीजिए, राहु, सैटर्न, केतु तीनों इन्वॉल्व हैं और तीनों ही मेलेफिक प्लैनेट हैं। तो निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी स्ट्रांगली देखी जा रही है कि हां ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ है, हम वो बाद में बता पाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात समझ लीजिए, ऐसी चीजें कभी बाहर नहीं आती हैं, इंक्वायरी में भी शायद बाहर नहीं लाई जाएंगी और लाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे देश की बात है, सम्मान की बात है। अगर हमने आज ये सिद्ध कर दिया कि यह किसी की कॉन्स्पिरेसी थी और हमारे सेनापति को किसी ने मार दिया तो क्या होगा? तो यह होगा कि हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, उसके लिए डरते भी नहीं, लेकिन दूसरों को बोलने की गुंजाइश मिल जाएगी। तो इन चीजों को सीक्रेट रखा जाता है। हां, अगर वो निकल के बाहर आ गया तो युद्ध तो सुनिश्चित होता है, ऐसे में और होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे प्रयासों के बाद किसी ने अगर कुत्सित प्रयास किए हैं तो चुप बैठना कायरता होती है और कायरता मनुष्य की मृत्यु से ज्यादा, मैं समझता हूं, अधोगति को देने वाली होती है। तो ये नहीं आएगा पूरा, ये आएगा, मैं आपको इंक्वायरी का बता देता हूं एक्सट्रैक्ट पहले से ही। क्या आएगा? खराब मौसम के कारण उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई, हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई,